यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे, मई मंथ है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर मई मंथ का यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो जितना यहाँ पर हमारी इसकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी थी, जो मई 2025 की जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसके एमसीक्यूज के माध्यम से यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपके जो रहेंगे एमसीक्यूज, यहाँ पर अभी जो फर्स्ट पार्ट है इसका आपका यहाँ से 85 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में भी आपको करीब 80 से 90 क्वेश्चन के बीच में आपको मिलेंगे। तो टोटल आपके ऐसे ही मतलब 180 से 200 क्वेश्चन के बीच में आपको यहाँ से एक मंथ का देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो बचेगा वो भी मैं सेकंड अभी ये पार्ट फर्स्ट जैसे लेके आएंगे, ठीक है, 5 सेकंड। उसके बाद अगर कुछ और बचता है तो पार्ट 3 में भी मैं आपको कवर करा दूंगा मई का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे जो मई का है वो। दूसरी बात यहाँ से ये देखो, जो हमारा एग्जाम होना है, एक तो यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए ही ज़्यादातर डेडिकेटेड है ये, ठीक है। जब यूपीएससी का एग्जाम 2026 में होगा उसके लिए, ठीक है। और अभी आपका यूपीपीएससी का भी एग्जाम होना है 2025 का, उसके लिए आप यहाँ हेल्पफुल होगा, राइट। अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, तो बीपीएससी का भी जो करंट अफेयर है उसके लिए यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी इसमें, राइट। तो स्टेट जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें, और प्लस आपका यूपीएससी में, और अदर एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में मैंने समझाया बताया क्वेश्चन, तो इस वजह से यहाँ पर अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। स्टेट पीसीएस और आपका यूपीएससी के लिए है। मई 2025 इसका पार्ट 1 है, राइट। पार्ट 1 जैसा कि आप यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है, और बेस्ट वन से 150 क्वेश्चन, 150 से 180 के बीच क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB एक वैधानिक निकाय है जो देश के भूजल संसाधनों के मूल्यांकन, संवर्धन और विनिमय के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, जब CGWB है ये भूजल विनिमय और नीति समर्थन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक कानून द्वारा स्थापित नहीं किया गया, इसे यहाँ पर वैधानिक निकाय माना गया है, ठीक है। इस वजह से हमारा एक गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कानून द्वारा यहाँ पर स्थापित नहीं है, ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा, केंद्रीय भूजल बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWB का गठन जल प्रदूषण निवारक जो नियंत्रण हमारा अधिनियम है उसके तहत 1974 में किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी गलत होगी। क्यों गलत है सेकंड? क्योंकि हमारी केंद्रीय भूजल जो प्राधिकरण CGWB है इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। ना कि यहाँ पर आपका जो बोल रहा है कि 1974, तो भी गलत हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, CGWB, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है CGWB, यहाँ से इसका फुल फॉर्म देख सकते हो, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है। इसका राष्ट्रीय जल भ्रत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं विकसित करने के लिए यहाँ पर जो जल भ्रत है उसका मानचित्रण की विशेषताओं को यहाँ पर निर्धारण करेगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो NAQ यहाँ पर लिखा हुआ NAQIM जो है, राइट, जो हमारा जल भ्रत मानचित्रण प्रबंधन है, ये कार्यक्रम जो होगा ये CGWB की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य होगा कि मानचित्रण, जल भ्रत की विशेषता बताना और क्षेत्र में विशिष्ट भूजल प्रबंधन की योजनाओं को तैयार करना। सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। आंसर पूछे कौन सा सही होगा, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ओनली 3 है ना, तो 2 नंबर का आंसर यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, 2 या B, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से राष्ट्रीय जो जैव विविधता प्राधिकरण है NBA, उसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। NBA जो हमारा जैव विविधता प्राधिकरण है इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, ये NBA की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जिसे वर्ष 2003 में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यहाँ पर जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्रावधानों में लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात, NBA के अंतर्गत जैव विविधता जो प्रबंधन समिति BMC और जैव विविधता रजिस्टर हमारा जो PVR इसको तैयार करने का दायित्व यहाँ पर सौंपा गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्यों सेकंड बात भी सही है? क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर हमारा कार्य करने वाली जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है, इसकी स्थानीय जैव विविधता जो दस्तावेजीकरण है ये करने के लिए लोगों के यहाँ पर जैव विविधता रजिस्टर जो PVR है उसको तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जो स्थानीय जैव विविधता संबंधी यहाँ पर जानकारी संसाधन की प्रथाओं को रिकॉर्ड करेगा और सामुदायिक स्तर पर इसे जैव विविधता के संरक्षण को सतत उपयोग में मदद देगा, ठीक है। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएंगी, पहला दूसरा। तीसरी बात, NBA जैविक संसाधनों भी वाणिज्यिक उपयोग के नियमन के लिए राज्य जो हमारी जैव विविधता बोर्ड है उसमें स्थानीय BMC के माध्यम से काम करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि NBA की भूमिका होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार और विनियामक की अधिकता, और जबकि SSB और BMC जो है इनकी स्थानीय और राज्य स्तर पर विनिमय का प्रबंधन करना, ठीक है। तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 1 2 3 D या चौथा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है? चौथा, तो मतलब 4 जो स्टेटमेंट है चौथा वाला, 1 2 3 4 में 1 2 तीनों बातें आपकी करेक्ट हैं।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ईडी जो हमारा होता है उसके बारे में हमको विचार करना है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से। पहला है प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा जो मुख्य रूप से मादक पदार्थों और आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच भी करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन काम करता है और भारत सरकार की एक पहल जो प्रमुख हमारी वित्तीय जांच एजेंसी है उसके रूप में ईडी संविधान के कानूनों को सख्त यहाँ पर अनुपालन में काम करेगा। यहाँ पर वित्त मंत्रालय होगा, ना कि यहाँ पर गृह मंत्रालय। ठीक, गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से पहला गलत हो गया। प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के उल्लंघन की जांच करता है और नागरिक पर दंड आरोपित करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, ये बात सही बोला है और दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से हमारी गलत थी क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्रालय होगा, ना कि गृह मंत्रालय। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो सही कौन सा है? 2 और 3 सेकंड वाला, सेकंड या बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से भारत में पशुधन जो क्षेत्र है उसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पशुधन क्षेत्र वर्ष 2022-23 में भारत के सकल मूल वर्धन GVA में 5% से अधिक का योगदान दिया। लगभग 9% आबादी का रोजगार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, चौथे का यहाँ से क्या होगा? चौथे का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से होगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारे से करेक्ट है क्योंकि पशुधन क्षेत्र में जो डेटा बता रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ये करेक्ट है। दूसरा, भारत की औसत पशु दूध उत्पादकता वैश्विक औसत से अधिक है जो उच्च पशुधन जो दक्षता होती है उसको दिखाता है या दर्शाता है। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत, क्योंकि उदाहरण के लिए यहाँ पर वर्ष 2019-20 में भारत की जो औसत वार्षिक जो मवेशी दूध उत्पादन था उसमें 1777 किलोग्राम या पशु जो वैश्विक औसत है उसको लेकर यहाँ पर 2699 किलोग्राम के आसपास इसे देखा गया था, जो काफ़ी कम है 2019 से लेकर। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ये बोला उच्च बोला है, अधिक बोला है, तो अधिक नहीं है, उससे कम है। तो क्या होगा? सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य खुरपका मुंहपका रोग ब्रुसेलोसिस जैसी जो हमारी प्रमुख पशुधन बीमारी है इसको नियंत्रित करने को उन्मूलन करना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, तो क्या होगा? एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है। दूसरा आंसर स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो बता रहा था कि ये इससे अधिक है जो डेटा दे रहा है पशु उत्पादकता को लेकर, ये गलत था। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो केवल 2 बातें यहाँ से सही है ना, तो दूसरा या बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय श्रृंखला की सबसे युवा भूवैज्ञानिक संरचना है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है 5वें नंबर का, ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ये हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ये ग्रेटर और जो हमारी लेसर हिमालय उसके बाद तीसरी पर्वतमाला है। ठीक है, और इसका निर्माण तृतीय काल में लगभग 5 से 10 मिलियन वर्ष यहाँ पर पहले हुआ था। ठीक है, उनमें शिवालिक की जो उच्च हिमालय के क्षेत्र की जो नदियाँ हैं इसमें लाई गई जो संगठित तलछट होती हैं उसकी पत्थरों का जमाव होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी, कश्मीर हिमालय असम हिमालय से अधिक चौड़ा है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है क्योंकि कश्मीर हिमालय पश्चिम हिमालय जिसको बोलते हैं और असम हिमालय जिसको पूर्व हिमालय बोलते हैं उसकी तुलना में व्यापक है, जिससे कि अच्छी तरह से विकसित घाटियाँ और व्यापक पर्वतमालाएं जो सक्रिय अधिक उबड़ खबड़ तथा जिनमें अधिक वर्षा और सघन वनस्पति होती है। सेकंड करेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से तीसरा बोला है लघु हिमालय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों और हिम से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है इसमें ग्रेनाइट चट्टानें अधिक आम है, जबकि ग्लेशियर जो मोरेन ग्लेशियर होता है उनके द्वारा जमा किए गए अवसाद जो कि यहाँ पर छोटे हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना को एक प्रवासित की विशेषता नहीं बताते हैं, तो गलत हो जाएगी। दोनों बातें ऊपर की हमारी करेक्ट है। पहला दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या है? पूछा सही कौन सा है? तो 1 नंबर या ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6ठा नंबर यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, मुक्त व्यापार समझौता FTA फ्री ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट है इसके देशों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियां हैं जो टैरिफ कोटा और प्रतिबंध जैसी यहाँ पर जो व्यापार बाधाएं उसको कम करने के लिए समाप्त करने के लिए होती हैं। ठीक है, छठे का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसा छठे का जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता जो हमारा है ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियां हैं जिनका उद्देश्य व्यापार बाधाएं राइट जैसे कि टैरिफ कोटा होता है इनको कम करना या समाप्त करना होता है तथा अक्सर इनमें व्यापार सुविधा होती है, बौद्धिक संपदा और निवेश संरक्षण का प्रावधान शामिल होता है।
तो पहली बात सही होगी। दूसरी, अधिमान्य व्यापार समझौते जो हमारे पीटीए है, ठीक है, इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले जो वस्तु हैं और यहाँ पे जो व्यापक टैरिफ कट उसमें कटौती की पेशकश करता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि जो अधिमान्य हमारे व्यापार समझौते होते हैं ये पूर्ण उन्मूलन के बजाय विशिष्ट वस्तुओं पर चुनिंदा टैरिफ कटौती की पेशकश करते हैं, जैसे कि भारत मर्कोसूर पीटीए और भारत चिली की जो पीटीए उसको लेकर के, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इनकी सभी वस्तुओं पर नहीं करते, कुछ यहाँ पर जो चुनिंदा टैरिफ वस्तु उस पर करेंगे, तो गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, पहला सही है, दूसरा गलत है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA और CECA इसमें सेवाओं के निवेश और जो हमारे विनिमय सहयोग होते हैं इसमें प्रावधान शामिल होता है, जबकि उन्हें FTA से अधिक व्यापक बनाता है ये। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में इसमें समझौते निवेश और सेवाओं और जो हमारे विनियामक सहयोग होते हैं वो जैसे क्षेत्रों को कवर करके FTA को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण कोरिया जो हमारा CEPA है और भारत सिंगापुर CEPA को लेकर यहाँ पर दिखाया गया था एग्जाम्पल में, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 और 3 बात हमारे यहाँ से सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, छठे का ए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित रोगों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे जो रोग दे रखे हैं, एक तो थैलेसीमिया दे रखा है, दूसरा दे रखा है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तीसरा दे रखा है हीमोफीलिया, राइट। तीनों रोग दे रखे, इनमें से बोला कौन से रोग अनुवांशिक रक्त विकार यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये बताना है। देखो अनुवांशिक जो हमारे रक्त विकार, इनमें से जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। देखो रक्त विकार हमारे क्या होता है, ऐसे चिकित्सकीय स्थितियाँ होती हैं जो रक्त या एक अधिक घटकों को प्रभावित करती हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं RBC जिसको बोलते हैं, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं WBC, है ना, वाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स प्लाज्मा जो थक्के बनाते हैं उसके कारक मतलब उसके रूप में काम करते हैं ये, राइट, इसको बोलते हैं रक्त विकार। और थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गया, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रभावित करता है, और ये जो ग्लोबिन होती है उसमें चेन बनाने वाले यहाँ पर जीन में उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पर होता है, जिसे एनीमिया होता है, और यहाँ पर गंभीर स्थिति में लेकर यहाँ पर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक अनुवांशिक विकार भी है ना, जो हीमोग्लोबिन जीन जो उत्परिवर्तन के कारण यहाँ पर होता है, जिससे असमान आकार की लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जो रक्त प्रवाह की अवरुद्ध को तथा ऑक्सीजन की जो हमारी आपूर्ति है उसको कम कर देता है, ये भी हमारा करेक्ट है। हीमोफीलिया एक हमारा एक्स लिंग यहाँ पर अनुवांशिक विकार है, जो समानता पुरुषों में प्रभावित करता है। ये रक्त के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें थक्के बनाने वाले कारक की कमी होती है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या है, करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? चौथा स्टेटमेंट, मतलब डी यहाँ से हमारा चौथा या डी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसमें सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। हेमियो समुदाय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखो हेमियो समुदाय के बारे में देखते हैं। इसमें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, वे दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप की पारंपरिक महिला गोताखोर है, जो आधुनिक गोताखोरी उपकरणों का उपयोग करके किए बिना समुद्री उत्पाद को एकत्र करती हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है इसका ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हेनियो है दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप की महिला गोताखोर हैं, जो पारंपरिक तकनीकी का उपयोग करते हुए बिना ऑक्सीजन की टैंक के 10 मीटर की गहराई तक गोला लगाकर यहाँ पर जो एबालोन है समुद्री अर्चित जैसी संघ की मछलियाँ होती हैं उसको पकड़ते हैं। पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात, इनसे दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदू प्रथाओं को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2016 में, ठीक है, वर्ष 2016 में यूनेस्को ने पारिस्थितिक ज्ञान और जो मात्र सत्तात्मक जो हमारा परंपरा है उसको स्थायी कटाई जो प्रथा है उसकी अद्वितीय संयोजन को लेकर यहाँ पर यूनेस्को की जो संस्कृति मानवता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में से मान्यता दिया गया था। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। पूछा है सही कौन सा है, तो तीसरा या सी स्टेटमेंट, मतलब दोनों बातें यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, DRR धान 100 कमला और पूसा DHT चावल 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि भारत ने अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DHT चावल 1 को यहाँ पर जारी किया है, जिसका उद्देश्य कि उत्पादन को बढ़ाना और जलवायु सहनशीलता में सुधार करना और संसाधन दक्षता में बेहतर बनाया जाना और बिना किसी विदेशी DNA को उपयोग किए बिना। तो यहाँ से पहला करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इन्हें बिना किसी विदेशी DNA को शामिल किए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है ना। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इन्हें ICAR द्वारा उन्नत CRISPR-Cas9 हमारी जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर विकसित किया गया है। इसमें कोई विदेशी DNA यहाँ पर नहीं डाला गया है, जिससे कि वे पारंपरिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के समान है। सेकंड भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा,
DRR धान 100 कमला और साबा मैसूरी आधारित, जबकि पूसा DST चावल मन की जो मारे तेरू 10 पर आधारित है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि पूसा जो DST चावल है हमारा ये मारतेरू 10 और 10 जो 10 1010 है इसकी किस्म पर आधारित है, और सूखे और यहाँ पर नमक जो हमारी सहनशीलता है उसको बढ़ावा देता है, और HDN1 जीनोम एडिटिंग के माध्यम से विकसित ये सूखे और नमक सहनशीलता के रूप में यहाँ पर इसको लक्षित करता है। तो तीसरा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? पहला सही था, ठीक है, दूसरा सही है और तीसरा भी यहाँ से सही है। तीनों बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? पूछे कितने सही हैं, तो सभी तीनों, 1 2 यहाँ पे 3 होना चाहिए, केवल 3 है, केवल 1, केवल 2 और केवल 3, मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ से होना चाहिए सही के लिए। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 बार लिख गया, तो यहाँ पर केवल 3, मतलब तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल की क्षति के विरुद्ध किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पहला क्या होगा? 10वें कैसे जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। PMF जो हमारा BY इसकी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं या कीटों की जो बीमारी है उसके कारण होने वाले फसल की क्षति के विरुद्ध किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। पहली बात करेक्ट हो जाएगी यहाँ से हमारी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरी बात है, ये 2023-24 में किसानों की संख्या और कवर की गई यहाँ पर भूमि क्षेत्र में संबंध में सबसे बड़ी फसल बीमा योजना यहाँ पर बन गई है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसलों उगाने वाले यहाँ पर जो बटाईदार हैं और काश्तकार हैं इसमें सहित सभी किसान को यहाँ पर कवरेज के लिए पात्र होंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो तीनों बातें हमारे यहाँ से क्या है? एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 2 3 तीनों बातें एकदम सही है। D या 4 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है, बौद्धिक संपदा अधिकार के वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा देना विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है WIPO की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये रहेगा जो ये करेक्ट है, क्योंकि विश्व बौद्धिक संपदा जो होता है इसका मुख्यालय की तरह जिनेवा में, ये एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भारत में पेटेंट और पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा इसका प्रशासन पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय जो होता है उसके द्वारा पर नियंत्रित किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं। तीसरा है, IPR की नीति 2016 की केवल पेटेंट दाखिल करने के लिए ही केंद्रित है। इसमें बौद्धिक संपदा के अन्य रूप जैसे ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह स्टेटमेंट हमारा से गलत होगा, तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार IPI की नीति 2016 का उद्देश्य पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन सहित यहाँ पर बौद्धिक संपदा के सभी रूपों को बढ़ावा देता है, ना कि बोला इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा सही यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट है, तो क्या एक या A नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एक बोल सकते हो या A बोल सकते हो, यहाँ से सही आंसर है हमारा। ठीक है, 11वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में संसद के प्रति व्यक्तिगत मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व का यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, 12वें कैसे क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये गलत होगा, क्योंकि आर्टिकल जो हमारा 75 है इसमें मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेही के प्रावधान है, ना कि यहाँ पर व्यक्तिगत मंत्रिपरिषद की जवाबदेही का। गलत हो गया। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की कार्यविधि के नियमों में शून्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि शून्यकाल भारतीय संसद में एक अलिखित परंपरा जिसका उल्लेख प्रक्रिया में नियमों का इसका स्पष्ट उल्लेख यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। ये सांसदों को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति देता है। तो हमारा ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। तीसरा, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए विधेयक पर संसद द्वारा संशोधन के साथ अथवा उसके बिना पुनर्विचार यहाँ पर किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक में धन विधेयक को छोड़कर उसको स्वीकृति रोकने या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति विधायी कार्यों को अंकुश लगाने पर काम करेगी। आंसर क्या होगा? सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी आपको दोनों करेक्ट हैं। गलत है तो पूछे कितने स्टेटमेंट सही है? एक सही है कि दो सही है कि तीनों सही है? हाँ, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सा? वो भी तीसरा वाला। ठीक है, तो आंसर हमारा केवल एक यहाँ से ए या एक नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 नंबर।
13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैकलेगन समिति 1914 की औपनिवेशिक भारत के सहकारी जो बैंकिंग नींव है उसको रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, पहला क्या होगा 13 का, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। ठीक है, क्योंकि ये सहकारी हमारी जो समिति है एक स्वैच्छिक सदस्य स्वामित्व वाला संगठन है जो लाभ को संचालित उद्यमों से अलग जो हमारी स्व सहायता, पारंपरिक जो हमारी सहायता है और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से यहाँ पर आम आर्थिक जो सामाजिक है और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समिति को संवैधानिक मान्यता प्रदान की और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B को यहाँ पर शामिल किया। ठीक है, तो क्या होगा सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा 97वें संविधान संशोधन था 2011 का, उसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और अनुच्छेद 43B को यहाँ पर नीति निर्देशक के सिद्धांत उसके रूप में शामिल किया गया था, जिसमें राज्य की सहकारी समिति के विकास को बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पर किया गया था। तो दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 13 की आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हमारा सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, सी या 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उनमें से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो हमारी आउटलुक रिपोर्ट है किसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है, संगठन के द्वारा, ये बताना है। देखो ये जो जारी की जाती है रिपोर्ट, ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल जो हमारा मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा यहाँ पर ये जारी की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक हमारी है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। ये उन्नत और विकासशील देशों के लिए यहाँ पर विकास, एक तो हमारे विकास को लेकर, ठीक है, दूसरी मुद्रास्फीति को लेकर और बेरोजगारी और व्यापार को लेकर यहाँ पर ये रिपोर्ट इनके आंकड़ों के साथ यहाँ पर जारी की जाती है। तो 4 बातें आपको याद रखनी, किस पर, विकास को लेकर, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और व्यापार को लेकर, यहाँ कुछ आंकड़े जो होते हैं उनको लेकर, अनुमान को लेकर निकालते हैं ये। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है हमारा, इसके वर्ष अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है इसका अनुमान लगाया गया कि भारत 2025 में जापान के पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर बन भी गया है ना। तो यहाँ पर भी न्यूज़ में था 4 से 5 दिन पहले, तो आपको यहाँ से देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ऐसा हमारा हो जाएगा इसका तीसरा नंबर, ये सी, तीसरा या सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक स्टील युद्धपोत है जिसे वर्ष 2016 में भारत रूस के समझौते के तहत बनाया गया था, जिसके 2 पोत जो हमारे हैं रूस और भारत में बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से इसका है ये 15 का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका अच्छा, यहाँ पे बोला है कि इनमें से किसकी बात, मतलब कौन सी बात यहाँ पर मेल खा रहा है, सही है ना। ये 4 बातें इन्होंने बताई है यहाँ से 1 से 4 तक, ये बोला इनमें से ये जो किसको फॉलो कर रहा है, चारों को, ऐसा बताना है। ठीक है, तो बात वही बोला कि मैंने बातें तो करेक्ट लिखी है पूरी। ठीक है, तो पहली बात भी करेक्ट है, करेक्ट बात सभी हैं, चारों हैं, लेकिन ये बताने चाहिए किसकी मैच खा रही हैं, है ना, कि चारों में से किसको मैच करती हैं चारों बातें। सेकंड बात क्या है, इसकी गति 30 नॉट तक तथा प्रति मिशन की जो इकाई रेंज है 3000 किलोमीटर है। हाँ, ये भी हो, और ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हमारा टारपीडो रॉकेट प्रणाली का सुसज्जित है। ठीक है, ये उन्नत निगरानी और युद्ध के लिए यहाँ पर बहुदस्ती हमारे हेलीकॉप्टर है उसका संचालन कर सकती है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं चारों, ठीक है, ये चारों हमारी जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं ये INS तमाल। ठीक है, INS तमाल की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, राइट। ये INS तमाल जो हमारा इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है जो INS तुसील है, उसके बाद यहाँ पर आता है। ठीक है, ये युद्धपोत के प्रति अभियान 30 नॉट की गति और 3000 किलोमीटर की रेंज तक संचालन करने में सक्षम होता है। इसमें टारपीडो और ब्रह्मोस जैसे रॉकेट की प्रणाली लगी हुई है ना। ये युद्धपोत बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित कर सकता है जिसमें निगरानी और युद्ध की क्षमता में वृद्धि होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आंसर नंबर 15 का बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, या 2। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित पर विचार करना। लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है, 16 के यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा 16 करेगा ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ली आयोग वर्ष 1924 की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग यहाँ पर गठित किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बर्कर थे या बर्कर थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, UPSC और SPSC स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 भाग 10.5.15 के तहत यहाँ पर शासित है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, क्योंकि UPSC और SPSC स्वतंत्र संवैधानिक निकाय ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 और भाग 10 और 14 लिखा हुआ है, मैंने 15 बोला, ठीक है, मिस्टेक हो गया वो। तो भाग 10 और 4 14, ठीक है, 14 की यहाँ पर जो संरचना है उसमें यहाँ पर सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के रूप में अधिकारों को, कार्य को इनकी
नियंत्रण में रखता है। तो सेकंड बात भी करेक्ट है और पहली बात भी करेक्ट है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पर जो पूर्व आयोग होते हैं उसके अध्यक्ष के सदस्य की जो संविधान के अनुच्छेद 378 होता है उसके एक के तहत यहाँ पर अंतर्गत नए निकाय भी स्थानांतरित इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के साथ साथ संघीय लोक सेवा आयोग यहाँ पर जो था, संघ लोक सेवा आयोग यहाँ पर बन गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? सी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें मतलब सी या तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जनजातियाँ और यहाँ पर राज्य रखे हैं, ठीक है। इसको मैच करते हैं, देखते हैं। ये पहले बोला है यहाँ से इसमें कानी जनजाति, ठीक है। तो देख पहला हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही ढंग से मैच खा रहा है, क्योंकि कानी जनजाति जो एक पारंपरिक रूप से घुमन्तु समूह है, मुख्य रूप से केवल केरल के तिरुवनंतपुरम के जंगल है वहाँ पर स्थित होती है ना। तो यहाँ से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बिश्नोई जनजाति कर्नाटका, सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि बिश्नोई जो हमारा संप्रदाय है, हमारी समुदाय, ये मुख्य रूप से राजस्थान के भारत के थार मरुस्थल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। हमारा कर्नाटक नहीं होगा। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश बोले। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है कि गोंड भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह में से एक है, जिनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण उनकी उपस्थिति देखी गई है। सोलीगा जनजाति राजस्थान। सोलीगा जनजाति मुख्य रूप से कर्नाटक में बिलिगिरी रंगाना पहाड़ी में यहाँ पर जो महादेश्वर पहाड़ियाँ उसके वन क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 करेक्ट है, 1 और 3। तो कितने युग्म यहाँ पर सही है? 2 युग्म हमारे सब पर करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 या बी यहाँ से हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 देखते हैं, 18 नंबर को। क्वेश्चन 18 है, क्लाउड सीडिंग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। देखते हैं। क्लाउड सीडिंग सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जैसे रसायन के बादलों को विशेष करके यहाँ पर वर्षा उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो क्या होगा 18 का? यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है, सही बात बोले। दूसरा, स्थैतिक क्लाउड सीडिंग का उपयोग ऊर्ध्वाधर वायु जो धारा है उसको बढ़ाकर वर्षा को प्रसारित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है इसकी। क्यों? देखो सेकंड बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक जो हमारी क्लाउड सीडिंग है, स्थैतिक क्लाउड सीडिंग, जिसे बर्फ के कणों को ठंडे बादलों में प्रविष्ट कराकर यहाँ पर बर्फ के क्रिस्टल के रूप में यहाँ पर हिमकण बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये धाराओं को लेकर यह बता रहा है कि वर्षा को प्रसारित करने के लिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, बादल की जो बूंदी होती है उसके आकार को बढ़ाने में लवण की जो हमारी बारीक है कण है उसको उपयोग किया जाता है इनको लेकर, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक जो हमारा क्लाउड है सीडिंग बादल की बूंदों के आकार को बढ़ाने के लिए लवण की जो बारीक कण को यहाँ पर उपयोग करता है। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 2 बातें सही हैं, 1 और 3 पूछा, सही कौन सा होगा? तो 1 और 3 बी या 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का 2 या बी, ठीक है। 19वां नंबर देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने मालवा की कमान संभाली और वर्ष 1767 में इंदौर के शासक बनी, ठीक है। दूसरा, उन्होंने खुशहाली राम मराठी कवि मरोपंत और साहिर अनंत फंडी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और भील गोंड जनजाति जैसे निम्न जातियों का उत्थान करते हुए सती प्रथाओं का पर विरोध किया। उन्होंने महेश्वर और इंदौर को प्रमुख व्यापार केंद्र बनाया और मैसूरी बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया तथा मैसूरी साड़ियों को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाया था। ये किन की बात कर रहे हैं? राइट, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी। स्टेटमेंट देखते हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर या बेगम हजरत महल या महारानी ताराबाई या रानी चन्नम्मा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा रानी अहिल्याबाई होलकर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ए नंबर यहाँ से या 1 नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, समाचारों में प्राय देखे जाने वाला इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का सबसे अच्छे तरीके से हमें कौन सा वर्णन कर रहा है? ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय रिपोर्ट के आधार पर शेयरिंग की ट्रेडिंग करता है ना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, गैर सार्वजनिक जानकारी उपयोग करने के लिए प्रतिभूति खरीद को बेचता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, फर्जी समाचार पत्र या सोशल मीडिया के प्रचार के माध्यम से शेयर की गई कीमतों को हेरफेर करता है। यह विदेशी खातों में छिपाकर कर की कटौती करता है या चोरी करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा ये बताना है, कौन सी इसकी सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 नंबर का ये बी स्टेटमेंट, जो हमारा गैर सार्वजनिक जानकारी को उपयोग करके प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। माइक्रोप्लास्टिक जलीय वातावरण, विषैले रसायन और रोगाणु जैसे वाहक के रूप में काम करते हैं, जिससे पारिस्थितिक और स्वास्थ्य में संबंधित जोखिम बढ़ सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात जो बोला है एकदम सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक जो तंत्र है इसमें इसको लेकर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को बढ़ा सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक और जलीय वातावरण में विषैले जो रसायन रोगाणु है उसके रूप में। तो पहला से हो जाएगा। दूसरा, नैनो प्लास्टिक जो माइक्रोप्लास्टिक से छोटे होते हैं, जैविक झिल्लियों को पार कर सकते हैं और एक मानव रक्त में
जो प्लेसेंटल होते हैं उसके ऊतकों में पाए जाते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि मानव जो हमारे प्लेसेंटा है उसमें भ्रूण में ऊतकों का जो रक्त प्रवाह है उसमें उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई है। तो क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूछो कौन सा सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं सही है, मतलब इनमें से कोई यहाँ पर गलत, सिंपल सा देखो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट या 4 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दो बातें इसकी और जान लेते हैं, जैसे कि हमारा जो नैनो प्लास्टिक होते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक से भी छोटे होते हैं और अपने आकार में कारण कोशिका झिल्ली में भी प्रवेश कर सकते हैं। राइट, क्योंकि वे क्या है, रक्त मस्तिष्क और जो अवरोध उसको पार कर सकते हैं और कोशिकाओं के साथ यहाँ पर अंतःक्रिया कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव जो हमारे तनाव है, सूजन, अंग की क्षति है ना, ये सब में यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर जो चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। और आंसर क्या हो जाएगा, 21 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 22 है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन PMW के नियम 2024 के बारे में आपको विचार करना है। स्थानीय निकायों को अगले 5 वर्षों तक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में वार्षिक आकलन करना होगा। ठीक है, 22 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसको जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक हमारा जो प्लास्टिक अपशिष्ट मूल्यांकन है, स्थानीय निकायों को वार्षिक रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को आकलन करना और चाहिए और इसमें डंप साइट डेटा और अगले 5 वर्षों के लिए जो परियोजना है उसका अनुमान भी शामिल होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, एक डिजिटल पोर्टल उत्पादकों, आयातकों और निर्माताओं को पंजीकृत करता है तथा 30 दिनों के बाद यहाँ पर स्वतः अनुमोदन मिल जाता है इससे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्लास्टिक पैकेजिंग शुरू करने वाली संस्थाएं इनके संग्रहण के निपटान के लिए जिम्मेदार होंगी। तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चौथा, निर्माताओं, आयातकों और जो पुनर्चक्रण होते हैं उसमें विक्रेताओं को प्रतिवर्ष एक डिजिटल रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज करनी होती है। चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, चौथा हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्यों, चौथा हमारा इसलिए गलत है क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो अधिदेश है हमारा, उसमें निर्माताओं के आयातों को तिमाही डिजिटल रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ना कि यहाँ पर आपको बोला है कि पूरे 1 वर्ष में। ठीक है, गलत है, ये तिमाही करते हैं, मतलब 3 मंथ को लेकर, तो यहाँ से 1 साल नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। आंसर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 3 करेक्ट है। पूछा क्या है कि कौन से सही है, तो हमारा आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1, 2, 3 किधर है, 3 नंबर में, 3 नंबर या सी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सी या तीसरा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पर विचार करने। अनुच्छेद 112 सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है, जिसमें राजस्व आय, राजस्व व्यय और अन्य यहाँ पर व्यय को बीच यहाँ पर स्पष्ट भेद यहाँ पर किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, 23 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 23 का आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोला, क्योंकि यहाँ पर सरकारी, ये हमारा जो हमारा परिणाम है, ये सरकारी बजट में राजस्व बजट को पूंजीगत बजट दोनों में यहाँ पर सम्मिलित होता है। ठीक है, पहली बात सही हो गया। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पूंजीगत व्यय के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पूंजीगत व्यय नहीं बल्कि राजस्व व्यय के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत करते हैं, और राजस्व व्यय वे दैनिक परिचालन व्यय होते हैं जिनमें किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक, गलत हो गया। तीसरा, राज्य सरकारों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ PSU जो होते हैं और सरकार द्वारा दिए गए ऋण है उसके राजस्व व्यय के रूप में इनमें माना जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट मेरा से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही है, 1 और 3 बात यहाँ से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा या सी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 24 क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इनको। पहला है, वे उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, तो 24 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा, ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से देख लेता हूँ थोड़ा सा, पहला क्या है, इसमें आंसर शायद से दिया है मैंने, हाँ आंसर 2। अच्छा देखो यहाँ पर ये बोला है ये किसके बारे में बात कर रहा है, राइट, ये क्वेश्चन जो बोला है यहाँ पे कि जो 3 स्टेटमेंट बता रहा है, ये 3 स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद ये जो तीनों स्टेटमेंट है किसकी व्याख्या जो है सबसे अच्छी बता रहे हैं चारों को लेकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वे ओडिशा में नियमगिरी जो पहाड़ी है उसको उसमें रहते हैं। ठीक है, और विकोवी, कुटिया और जो लेगुली हैं उनकी प्रमुख उप जनजातियों में से हैं। ठीक है, ये भी सही है, सही तो सभी है, लेकिन ये बता रहे हैं किस यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया जो वहाँ पर कोई भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी जनजाति की विशेषता बता रहा है, राइट, ये जो बता रहा है हमारी विशेषता, ये बता रहा है आपको जो डोंगरिया कोंद जनजाति है उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है।
ठीक है। ये वर्ष 2000 के दशक में इस जनजाति में वेदांता कंपनी की जो अपनी भूमि खनन है उसकी परियोजना को वहाँ पर दृढ़ता को लेकर विरोध किया था, ठीक है। और ये हमारा वर्ष 2013 में एक ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणाम होता था कि जिसमें ग्राम सभा को अपनी भूमि खनन के परियोजना को लेकर अस्वीकार करना और संवैधानिक स्तर पर इसको अधिकार दे दिया था, ठीक है। तो कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है। आंसर हमारा हो जाएगा डोंगरिया कौन जनजाति, इसके बारे में तीनों बातें करेक्ट है। अब क्या लिखोगे, अगर जैसे आपको नहीं पता है कोई स्टेटमेंट तो क्या लिखोगे, डोंगरिया जो कौन जनजाति थी, ठीक है। इनके बारे में 3 बातें ये और 1-2 बातें जो मैंने बताई, ऐसे करके नोट करके आप बना सकते हो इसके पास नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कभी कभी समाचारों में रहने वाली इंजेती श्रीनिवास समिति इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है, ये बताना है। देखो ये जो संबंधित है हमारी, ये संबंधित होगी आपकी, ये कारपोरेट सामाजिक और उत्तरदायित्व ढांचे उसमें सुधार से यहाँ पर संबंधित होगा, ठीक है। इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन भारत में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए यहाँ पर किया गया था। इसे CSR व्यय को कर कटौती योग्य बनाने और कंपनी को 3 से 5 वर्ष की जो उपयुक्त निधि है उसको आगे ले जाने के लिए यहाँ पर अनुमति देने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट या सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इंजेती श्रीनिवास समिति। क्वेश्चन 25 हो गया 26। बॉन्ड फॉरवर्ड के संबंध निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। वे पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर सरकारी बॉन्ड खरीदने या बेचने के लिए विनियमित अग्रिम अनुबंध होते हैं, ठीक है। 26 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, 2 पक्षों के बीच यहाँ पर जो परिसंपत्ति होती है उसकी किसी निर्दिष्ट भविष्य की तिथि को लेकर यहाँ पर पूर्व निर्धारण की अनुमति को खरीदने या बेचने के क्रिया अनुकूलित समझौते होते हैं। दूसरा, ये बॉन्ड की भौतिक जो डिलीवरी होती है उसकी अनुमति देते हैं, जबकि फॉरवर्ड रेट जो एग्रीमेंट है उसके केवल नगद निपटान की पेशकश करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको बॉन्ड फॉरवर्ड है उसके लेन देन में भाग लेने की अनुमति देती है या देता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा गलत है। क्यों तीसरा इसलिए गलत है, क्योंकि हमारा ये जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है प्राथमिक डीलर है, ठीक है, और बीमा कंपनी जैसे कि हमारे संस्थागत निवेश हैं इसमें भाग ले सकते हैं, जबकि लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक और हमारी स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें शामिल नहीं होते हैं, याद रखना है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो 2 करेक्ट है, 1 और 2, आंसर 26 का हो जाएगा आपका। 26 का हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट, पहला या ए नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 27 यहाँ से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिडबी एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना सिडबी अधिनियम 1989 के तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। 27 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा यहाँ से इसका हेडक्वार्टर किधर, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का मुख्यालय वाला सिडबी भारत में MSME क्षेत्र के लिए प्रचार के वित्त पोषण का एक हमारा विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में काम करेगा। दूसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में और ये भारत के MSME के, देखो मुंबई में नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिडबी का मुंबई में नहीं है, सेबी का मुंबई में, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से गलत हो गया सेकंड बात। तो तीसरा, सिडबी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, तीसरा भी हमारा गलत, क्योंकि सिडबी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सिडबी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ना। तो यहाँ पर बोला है सिडबी भारत सरकार की है, हाँ RBI की नहीं है, ठीक है। जो सिडबी हमारी RBI की नहीं है, ये भारत सरकार की है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 गलत है, तीसरा गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 27 का यहाँ से ए स्टेटमेंट या पहला स्टेटमेंट सही है। 28 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अंतरिक्ष परियोजना और सहयोगी देश यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखते हैं निसार क्या होगा, देखो निसार हमारा क्या है, जो नासा और इसरो द्वारा यहाँ पर मिलकर बनाया गया था, ठीक है। सिंथेटिक हमारा जो एपर्चर जो रडार है इसमें नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो संपूर्ण विश्व का 12 दिन में यहाँ पर मानचित्रण करेगा, जिससे परिस्थिति तंत्र में बर्फ की मात्रा, वनस्पति, समुद्र का स्तर में वृद्धि, भूजल और भूकंप, सुनामी जो ज्वालामुखी है, भूस्खलन जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं उसको सुसंगत डेटा यहाँ पर प्रदान करेगा। पहला यहाँ से सही है। दूसरा, जाक्सा ल्यूपेक्स बोला है पहला, ठीक है, ल्यूपेक्स बोला है। ल्यूपेक्स क्या होगा इसमें, ल्यूपेक्स हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका, ल्यूपेक्स मतलब जो आपका है जापान जाक्सा, उसमें और इसरो द्वारा यहाँ पर ये संयुक्त मिशन है इसका, जिसका उद्देश्य होगा कि चंद्रमा के जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसका अन्वेषण करना और विशेष रूप से स्थायी क्षेत्र जो छाया वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जल की उपस्थिति की जांच करना और एक दीर्घकालिक चंद्र स्टेशन की संभावना को आकलन करना। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत और फ्रांस मेगा ट्रॉपिक्स है ना, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेगा ट्रॉपिक्स है भारत और
भारत की संयुक्त रूप से फ्रांस की एक पहल है, ठीक है। संयुक्त जो हमारी उष्णकटिबंधीय जो वायुमंडल है उसमें मानसून और चक्रवात आदि से संबंधित जो जलवायु का अध्ययन उसको करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तीनों बातें आपको याद रखना है, कौन सा हमारा मौसम के लिए है ना, कौन से यहाँ पर जो हमारे एरिया कुछ एरिया के लिए दे रखा है, और कौन से यहाँ पर हमारी जो समुद्र स्तर में वृद्धि या वनस्पति को लेकर क्षति पहुंचेगा उसको लेकर दे रखा है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो सभी तीन, सी या तीसरा 28 का। 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेष हैं और अधिकांशतः ये मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। 29 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी सही हो जाएगी। दूसरा, ट्रोजन ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो लेग्रेजियन बिंदु को किसी ग्रह की कक्षा यहाँ पर साझा करते हैं और यहाँ पर उनके केवल क्षुद्र ग्रह बेल्ट में ही पाए जाते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली करेक्ट है, सेकंड गलत है, क्योंकि ट्रोजन ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो हमारी लेग्रेजियन बिंदु है उस पर किसी ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं। हालांकि ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक ही सीमित नहीं होते हैं, ये बोला क्षुद्र ग्रह तक सीमित होता है, उन्हीं में पाए जाते हैं, तो गलत हो गया। तीसरा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए मतलब हमारी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसमें हेरा मिशन और भारत इसरो के बीच यहाँ पर नेत्र मुख्य रूप से बल निकट पृथ्वी वस्तु को लेकर यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करेगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3। तो पूछे सही कौन सा होगा, तो सही 1 और 3, मतलब यहाँ से तीसरा या सी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 29 हो गया। 30 है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन का उपयोग होता है, ठीक है। 30 का क्या होगा? 30 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये तरल रॉकेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन, लोक्स और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसिन को लेकर उपयोग करता है। पहली बात सही है। दूसरा, क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में सेमी क्रायोजेनिक इंजन उच्च घनत्व के आवेग के साथ यहाँ पर अधिक लागत में प्रभावशील होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, सभी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों? क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर है इसको दोनों क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है। यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। सेमी क्रायोजेनिक जो हमारा इंजन में ईंधन और ऑक्सीडाइजर है दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर किया जाता है, तो ईंधन में ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित। स्टेटमेंट यहाँ पर सही होना चाहिए क्योंकि सेमी जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को यहाँ पर क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित किया जाता है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ से सही होना चाहिए स्टेटमेंट ये। एक बार स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं थर्ड नंबर, क्योंकि देखो थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो है हमारा ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन देखा था इसका कराया हुआ था, तो इसके हिसाब से जो डेटा निकाला था वहाँ से दोनों चीज़ दिखा रहा है, सही भी दिखा रहा है गलत भी दिखा रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। दो तो बात आपकी करेक्ट है, ठीक है, पहले दूसरी। जो तीसरा स्टेटमेंट एक बार गलत, मुझे भी गलत लग रहा है स्टेटमेंट, यहाँ से सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो सेमी क्रायोजेनिक है इंजन इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों को क्रायोजेनिक तापमान पर संग्रहित नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो एक बार आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गूगल करके आप देख लोगे क्या है ये, ठीक है। बाकी दोनों ऊपर करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ये तीसरा वाला गलत था, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये हमारे यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तीसरा गलत है, ठीक है, कंफर्म गलत है। आप इस पर एक बार अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हो तीसरे नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं 31 यहाँ से जर्मेनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। 31 का क्या होगा? 31 का आंसर पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत हो जाएगा। क्यों? जर्मेनियम को दुर्लभ मृदा तत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये एक उपधातु है, इसे क्रिस्टल मिनरल माना जाता है और ये पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत में प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा, इसकी उत्तम प्रतिरोधकता होती है, जो दक्षता के कारण यहाँ पर इसका उपयोग फाइबर ऑप्टिकल केबल या इंफ्रारेड उपकरण को लेकर सोलर सेल में किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। पहली तो गलत है, सेकंड सही है क्योंकि इसका उपयोग सोलर सेल में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा प्रतिरोधकता को लेकर उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता में जो इफिशियंसी है वो होती है, ठीक है। वैश्विक उत्पादन में चीन विश्व का सबसे बड़ा जर्मेनियम उत्पादक है और निर्यातक है, जो विश्व में जर्मेनियम उत्पादन का लगभग 60% यहाँ पर हिस्सा प्रदान करता है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर पूछा सही कौन सा होगा? तो केवल दो या बी, ठीक है। 31 का बी। 32 यहाँ से वेज बैंक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये हिंद महासागर के एक अंतर
समुद्री पठार है जो कन्याकुमारी केप केमोरिन से 80 किलोमीटर दूर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र को लेकर ईईजेड में स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, एकदम सही है, सही बोला ये लोकेशन। ये विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में से एक है जहाँ उच्च जैव उत्पादकता पाई जाती है तथा ये मछलियों के लिए एक प्रमुख भोजन के लिए प्रजनन स्थल है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी स्टेटमेंट माना से करेक्ट है क्योंकि विश्व का सबसे समृद्ध मत्स्य जो क्षेत्र होगा उसमें माना जाता है और उच्च यहाँ पर जैव विविधता भी यहाँ पर पाई जाती है या उच्च उत्पादकता जैव उत्पादकता भी पाई जाती है। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, वर्ष 1976 में भारत श्रीलंका समुद्री सीमा समझौता के तहत भारत में पेट्रोलियम खनिज की खोज को छोड़कर यहाँ पर वेज बैंक पर अधिकार प्रदान किए गए थे। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष 1976 में भारत श्रीलंका समुद्री जो हमारे समझौता थे, राइट, उसमें समझौते को लेकर भारत के वेज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त है जिसमें पेट्रोलियम और खनिज की खोज का अधिकार यहाँ पर शामिल किया गया, जबकि श्रीलंकाई मछुआरों में इस क्षेत्र में मत्स्य संग्रहण को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है। तो पूछे कौन सा गलत है, गलत हमारा सिर्फ तीसरा है, तो क्या हो जाएगा 32 का आंसर ध्यान से करना है। 32 का हमारा सिर्फ आंसर हो जाएगा केवल एक मतलब केवल एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, तीसरा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक या एक स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 33, केंदू पत्ते के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह बांस और साल बीज के तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद होता है। ठीक है, 33 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है क्योंकि यह बांस और सॉल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसका तात्पर्य होता है कि हमारा सरकार जो है बांस और सॉल के बीज की तरह उनकी संग्रह व्यापार को प्रसंस्कृत करे और उनको नियंत्रित करे। करेक्ट हो गया। दूसरा, यह अधिकार अधिनियम FRA 2006 के अनुसार इसे लघु वनोपज के अंतर्गत में शामिल किया जाएगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा केंदू, ठीक है, केंदू पत्ता उत्पादक राज्य जिसका बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि उड़ीसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदू उत्पादक राज्य यहाँ पर जो उड़ीसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदू पत्ता उत्पादक राज्य जो प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादित करता है और जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 20% देता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा तीसरा गलत है। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर कितने सही है, सिर्फ 2 बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित और विकसित करना, अंतर्देशीय जो हमारे जलमार्ग हैं उसको जागरानी के एवं नौवहन, जल भंडारण और जल विद्युत का उत्पादन, इनमें से बोला है कि कौन संघ सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, देखो संघ सूची में जो शामिल किए गए हमारे, इसमें से सिर्फ आपको हो जाएगा जो हमारा पहला स्टेटमेंट है अंतर्राज्यीय नदी जो घाटियाँ इसको लेकर करना, ये हमारा सिर्फ संघ सूची में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारे संघ सूची में शामिल नहीं किए गए क्योंकि राज्य सूची के प्रवेश सत्र उसमें जल से संबंधित यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और अंतर्देशीय जो हमारा जलमार्ग है ये हमारी समवर्ती सूची में इसको बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर संघ सूची में पहले वाले बताया गया ये, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक, मतलब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है, तीसरा मतलब सी। ठीक है, 35 है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे महापरिनिर्वाण भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। क्यों? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर कहा जाता है, ये धर्म के चक्र का संचालन करने वाला। ठीक है, तो हमारी पहला गलत होगा क्योंकि महानिर्वाण यहाँ पर जिसे महानिर्वाण यहाँ पर कहा जाता है ये गलत हो जाएगा, है ना। इसे क्या कहते थे, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पहली बार लिपिबद्ध यहाँ पर किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा से गलत है क्योंकि त्रिपिटक जो होता है हमारा ये पहली बार 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में राजा जो वट्टागमिनी थे उनकी अभय के शासनकाल में यहाँ पर चौथी बौद्ध परिषद में दौरान यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहली में नहीं किया गया था, गलत हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की धारणा और मूर्ति पूजा परंपरा की शुरुआत की थी। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। बाकी ऊपर के दोनों गलत है, पहला गलत है और दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। तो पूछे कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा पहला गलत है और दूसरा गलत है, तो आंसर 1 और 2 डी हमारे यहाँ से इसका, चौथा हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ड्रोन
जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति को कानून स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, 36 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए अधिकारों को रिकॉर्ड करना, बनाना और इसमें आबादी के क्षेत्रों को ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण संपत्ति मालिक है उनके लिए अधिकारों को रिकॉर्ड बनाना और उनके आबादी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना, दोनों करेक्ट होगा। तीसरा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए यहाँ पर इस योजना को भारत में विश्व बैंक के भूमि सम्मेलन में 2025 में एक अग्रणी भूमि को लेकर प्रशासन में पहल के रूप में प्रदर्शित किया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा आंसर हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्वामित्व जो हमारा था ये इसको योजना के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था, ना कि 2025 में, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, पूछा सही कितने, तो 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा, तो बी स्टेटमेंट या 2 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 में। 37 देखते हैं। 37 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, 37 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा ये स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ से, अच्छा स्टेटमेंट सभी सही है लेकिन यहाँ से बोला है कि कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है मेरे से कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में यही गलती नहीं करना है जो मेरे से गलती यहाँ पर हो रही कि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आपको भी लगे कि यहाँ ये किसकी व्याख्या कर रहा है, ये यहाँ पे पूछा है। सभी तो सब करेक्ट तो सभी होंगे लेकिन बता रहे कि किसकी व्याख्या करेगा ये, है ना। पूर्णा नदी इसकी बाएं तट की पूर्ववर्ती सहायक नदी है जिसका प्रवाह 12 मासी होता है ना, और ये गुजरात की खंभात के पास यहाँ पर अरब सागर में गिरती है। तो किसकी बात यहाँ पर बता रहा है, ये बात बता रहा है जो हमारी कौन सी नदी है इसकी। देखो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा ताप्ती, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारा है, ये भारत की 3 प्रमुख नदियों में से एक है जो नर्मदा, माही और के साथ पश्चिम की ओर यहाँ पर बहती है। ये गुजरात की खंबास की खाड़ी के पास अरब सागर से मिलती है। ये नदी सतपुड़ा पर्वतमाला और महादेव पहाड़ियों के बीच यहाँ पर बहती है तथा उत्तर में नर्मदा नदी के जो समानांतर बहती है और सतपुड़ा पर्वतमाला के मुख्य भाग से अलग हो जाती है। ठीक है, तो 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसको लेकर आंसर जो हमारा होगा ताप्ती यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38, ये देखो जो मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा वो आपको देखना है। ठीक है, ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट, जो यहाँ पर हो रही है कि हाँ मैं क्वेश्चन को समझ के यहाँ पर सोच रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप जब पढ़ोगे पूरी चीज़ तब आपको याद आएगा कि हाँ ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय उदयपुर शहर के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारा आंसर रहेगा ये करेक्ट है क्योंकि महाराणा उदय सिंह द्वितीय चित्तौड़ ने अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ राज्य में शासन किया और वे उदयपुर शासक के संस्थापक भी थे। दूसरा, हल्दीघाटी युद्ध महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह के बीच यहाँ पर हुआ था। सेकंड यहाँ से भी करेक्ट है क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था, 18 जून। ठीक है, 18 जून 1576। ठीक है, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आमेर के जो राजा मान सिंह थे उनके बीच यहाँ पर लड़ा गया था। सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने राजगद्दी संभाली थी। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो गई और उनमें अमर सिंह ने उनका स्थान लिया जिन्होंने वर्ष 1614 में सम्राट जहांगीर के अधीन यहाँ पर होकर राजगद्दी संभाली थी। तो क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 38 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है, 4 या डी। 39, माइक्रो फाइनेंस संस्थान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। MFI ऐसी वित्तीय कंपनियां हैं जो उन लोगों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका बैंकिंग जो सुविधाओं तक यहाँ पर पहुंच नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, 39 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा होगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये बात एकदम सही बोले जो MFI है वित्तीय कंपनियों के बारे में। भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा NBFC MFI ढांचे के तहत MFI को विनियमित करता है या विनियमित किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी। क्यों? क्योंकि भारत में RBI द्वारा NBFC MFI ढांचे 2014 के तहत MFI को विनियमित किया जाता है जिसमें ग्राहक संरक्षण, उधारकर्ता सुरक्षा, गोपनीयता एवं सुरक्षा जो हमारे ऋण है उसको यहाँ पर निर्धारित शामिल करते हैं। सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट गलत होगा, सेकंड वाला। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा,
पहला सही था, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है एमएफआई ऋण के अतिरिक्त बचत बीमा और निधि अंतरण जैसी सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि एमएफआई का मुख्य जो हमारा कार्य होता है ऋण प्रदान करना, लेकिन इनके द्वारा कई वित्तीय सेवाओं को बचत विकल्प के रूप में पर माइक्रो बीमा, उत्पाद, फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो आंसर 3 या सी, यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर है सेमाग्लूटाइड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सेमाग्लूटाइड एक सिंथेटिक इंसुलिन एनालॉग है जिसका उपयोग टाइप 1 मधुमेह रोगियों की इंसुलिन को सीधे प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहला क्या होगा? 40 का जो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से है ये गलत है, क्योंकि ये एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो सीधे इंसुलिन को प्रतिस्थापित नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर ग्लूकोज निर्भर तरीके से इंसुलिन के साथ जो स्राव बढ़ाकर काम करता है। और इसका मुख्य उपयोग हमारे टाइप 2 के जो मधुमेह उसके मोटापे के प्रबंधन को नियम में प्रयोग किया जाना, और इसे टाइप 1 के मधुमेह को लेकर जो इंसुलिन प्रतिस्थापन है उसके रूप में उपयोग नहीं करना। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हाल ही में मेटाबॉलिक जो डिसफंक्शन है एसोसिएटेड स्टीहेपेटाइटिस जो फैटी लिवर रोग है, इसको एक प्रगतिशील के रूप में उपचार की प्रभावशीलता को दिखाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये ओजेम्पिक और राइबेलसस जैसी दवाओं में सक्रिय घटक के रूप में मधुमेह को वजन प्रबंधन जैसी जो हमारी वजन प्रबंधन जो नियम है वो निर्धारित करता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि ये सेमाग्लूटाइड, ओजम्पिक और जो आपका राइबेलस जैसी जो हमारी दवाएं होती है उसमें सक्रिय घटक होता है। इन दवाओं के प्रकार 2 मधुमेह जो हमारी प्रबंधन है वजन घटना को लेकर निर्धारित करना, और ये दवाएं हमारी जो नकल जो कार्य करने के लिए, रक्त को अलग नियंत्रित करने के लिए, शर्करा यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, भूख को कम लगने में सहायता करने के लिए यहाँ पर मदद करती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? तीसरा भी करेक्ट है। कौन कौन सा सही हमारा? एक तो तीसरा और एक आपका आंसर दूसरा। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था। तो सही कौन सा हो जाएगा? पूछा सही कौन सा है, तो 2 और 3 40वें का हमारा सही आंसर है, मतलब 2 या बी बात हमारी सही हो जाएगी। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 है साओला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे एशियाई यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बोविड वंश से संबंधित है। ठीक है, 41 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा देखो, यहाँ पर जो साओला है बोविड वंश है जो, इसे यूरेशिया कॉर्न जो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले वाले में देखो, वंश जो हमारा है ये क्या है? साओला जो हमारा होता है इसे प्राय एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। ये सबसे दुर्लभ और बड़ी स्थली जो हमारी स्तनधारी है उसमें से एक बोविड है, उस वंश के संबंधित होता है, जिसका शरीर हल्के गहरी रंग का मृग जैसा होता है, जिसमें क्या कोमल फर, सफ़ेद चेहरे के निशान और दोनों यहाँ पर लिंगों में जो लंबे समानांतर सींग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह भारत में नेपाल के बीच हिमालय ऊंचे वनों में पाया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से जो है ये सेकंड बात आपकी गलत होगी। यहाँ से सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि आवास इनका जो होता है ये वियतनाम लाओस के बीच यहाँ पर जो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है उसके कुहासे से ढके वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, न कि भारत और नेपाल के एरिया में। तीसरा, आयुसीएन जो हमारी है उसकी प्रकृति में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया। तीसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो आयुसीएन की जो हमारी लिस्ट है उसके हिसाब से ये जो है आवास की प्रकृति हानि के रूप में अवैध शिकार के कारण खतरे में माना जाता है, और इसे गंभीर संकटग्रस्त के रूप में हमें इसे देखा गया है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा आपका पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, 1 और 3 मतलब हमारा बी स्टेटमेंट या दूसरा स्टेटमेंट सही है 41 का। 42 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। 42, ये पश्चिमी घाट में विस्तारित है और दिगंबर 2011 में एक वन्यजीव अभयारण्य में घोषित किया गया था। दूसरी बात, इसका नाम किले के नाम पर रखा गया जो 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने पुर्तगाली सेनाओं के खिलाफ सुरक्षा हेतु बनवाया था। तीसरी बात, इसे 12 पेडे गुफाओं में पाए जाने वाले डॉटन जो फ्री टेल्ड बैट एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल है उसके रूप में भी जाना जाता है। तो किसकी बातें कर रहा है? जो तीनों बातें बता रहा है इनमें से किसकी सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? ठीक है, ये जो सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पे कर रहा है 42 में ये कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की यहाँ से बात कर रहा है। आंसर हमारा तीसरा इसका या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तिब्बत में हीरे के आकार वाले काले रंग की शिला के शिखर है, ठीक है। इसके पवित्र महत्व के कारण इस पर चढ़ना वर्जित है और इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। ये ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली जैसे प्रमुख नदियों का स्रोत है। तो ये किसकी बात कर रहा है ना? ये बात कर रहा है, जो 43 हमारा क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है कैलाश पर्वत की। ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है, इसने पुनः शुरुआत की घोषणा पर की, जो वर्ष 2020 में चीन द्वारा कोविड की वजह से यहाँ पर इसे बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी, है ना, 5 वर्ष के लिए। तो ये क्या है? कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक हीरे के आकार की यहाँ पर काले रंग की शिला शिखर हिंदू, बौद्ध और जैन जो हमारे बौद्ध धर्म है उससे यहाँ पर पवित्र माना जाता है। ये प्रमुख एशियाई नदियों जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु जैसे यहाँ पर कर्णाली का स्रोत माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें चढ़ाई नहीं की जा सकती, इसका महत्व होता है, इस पर चढ़ना वर्जित मानते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ ए या एक इसका आंसर हो जाएगा 43 का। 44 है कैस्पियन सागर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कैस्पियन सागर एक विवर्तनिक झील है जो विश्व के सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ठीक है। 44 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, क्योंकि कैस्पियन सागर विवर्तनिक झील है और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल क्षेत्र है, ये हमारा पहला से हो जाएगा। दूसरा, इसकी सीमा रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वोल्गा, यूराल और टेरिक नदी इसकी प्रमुख नदियों में से एक है। तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा 44 का? पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोई गलत नहीं है, तो आंसर हमारा डी या 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 45 है धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वर्ष 2023 में किए गए संशोधन के बारे में विचार करना है। अपराध से अर्जित आय की परिभाषा का विस्तार करते हुए अब इसमें अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति को शामिल किया गया है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला जो 45 क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट पहला वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, धन शोधन को अब एक स्वतंत्र अपराध के रूप में मनाया जाता है जो किसी पूर्ववर्ती अपराध से स्वतंत्र है। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी, PMLA के तहत डिजिटल या संपत्ति आधारित लेन देन नहीं, बल्कि यहाँ पर केवल नजदीक लेन देन ही सम्मिलित किए जा सकते हैं। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा PMLA है इसमें केवल नगद लेन देन तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल भुगतान, वायर ट्रांसफर और संपत्ति आधारित जो लेन देन है, ठीक है, उसमें सहित लेन देन को लेकर यहाँ पर विस्तृत श्रृंखला में कवर करता है। ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से होने वाले जो आधुनिक धन शोधन तरीके हैं उसको पता लगाने और उन्हें बाधित करने के लिए आवश्यक होता है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही है, तो ए या पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 45 का। 46 देखते हैं। 46 यहाँ से युग्मों पर विचार करना है, रोग और यहाँ पर कारक एजेंट दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला बोल रहा है हैजा ये वायरस बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? जो हैजा हमारा गंभीर अतिसारी दस्त रोग है जो विब्रियो कोल्डेरा नामक यहाँ पर जीवाणु से दूषित करने से होता है, ठीक है। ये हमारा एक जीवाणु रोग है, ना कि वायरल, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए ये बोला जीवाणु। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत, क्योंकि हेपेटाइटिस ए हमारा वायरस है, ना कि जीवाणु, तो गलत हो गया। गिया क्या लिखा देखते हैं, गियाड्रियासिस, ठीक है। तो ये क्या प्रोटोजोवन बोल रहा है, तो तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा ऐसा सही है, क्योंकि जो गियाड्रियासिस प्रोटोजोआ परजीवी हमारा एक लेम्ब्रिया के कारण यहाँ पर होता है। यह मल दूषित के कारण यहाँ पर जल सेवन से संक्रमित होता है। पेट दर्द है ना, दस्त है ना, यहाँ पे शामिल होता है इसमें। तो तीसरा वाला करेक्ट है, पहला दूसरा गलत था। चौथा, टाइफाइड फंगस। टाइफाइड बनाने से गलत है, क्योंकि टाइफाइड हमारा बुखार सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, न कि फंगस के कारण, तो गलत हो गया। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा? वो भी तीसरा नंबर का। सही कितने? केवल एक बात हमारे यहाँ से सही है, कौन सी? तीसरी वाली, ये लिखी हुई है यहाँ पे 3, केवल 3, ठीक है। तो आंसर हमारा सी या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे आरएनए में साइलेंसिंग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पे जो हमारे पौधे आरएनए में साइलेंसिंग की सबसे अच्छी भूमिका का वर्णन में से कौन सा करता है पौधे में, तो ये बताना है। यहाँ से देखो, सबसे अच्छा जो वर्णन करेगा ये करता है, ये छोटे आरएनए के उपयोग करने के जो वायरल है, इसमें आरएनए को विघटित करके एक रक्षा तंत्र के रूप में काम करना, ठीक है। आरएनए हमारे लाइसेंसिंग पौधों में एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है जिससे वायरस से लड़ने की सहायता करता है, और जो पौधा वायरस आने वाले जो हमारे डबल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं उसको पता लगाता है। तो ये प्रक्रिया सबसे सक्रिय होती है। इसके लिए यहाँ पर परिणामस्वरूप छोटे इंटरफेरिंग जो आरएनए जो बनते हैं, एसआरएनए, वो बनते हैं, जिससे क्या होगा? वायरल आरएनए को पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं।
और ये पौधे की रक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देते हैं और जिससे क्या होता है वायरल एरेनिया को पहचान कर उसमें विघटन करने से रोका जा सकता है इनको। तो ए स्टेटमेंट हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा 1 या ए यहाँ से करेक्ट है 47 का। 48 नंबर यहाँ से देखते हैं। 48 में सर क्रीक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यहाँ से सर क्रीक कच्छ रण के स्थित एक जलमार्ग है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट बना है इसका करेक्ट है। सर क्रीक हमारा 96 किलोमीटर लंबी एक जलधारा है जो कच्छ रण के दलदली भूमि में स्थित है और भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पर विवादित है। भैया गुजरात और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बीच विवादित सीमा का हिस्सा है, ये भी मैंने आपको बताया। तो क्या होगा, सर क्रीक मोटे तौर पर भारत और कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक पृथक करता है और अरब सागर में मिलता है, इस वजह से हमारा ये गलत है, ठीक है। तीसरा, इस क्षेत्र में भारत की पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL का सीमांकन नहीं हुआ है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे यहाँ से इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट है क्योंकि सर क्रीक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में इसका अभी भी यहाँ पर सीमांकन नहीं हुआ है, तो गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा, ठीक है। सीमांकन नहीं मतलब सही बोला है कि सीमांकन नहीं हुआ तो सही है। तो पहला और तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी या 2। क्वेश्चन 49 है, टिड्डियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है जिसे ग्रेगराइजेशन कहते हैं। ये अधिक सामाजिक हो जाता है और बड़े झुंडों में एकत्र होने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला 49 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, टिड्डी दलों की गतिविधि यथाचित नहीं होती बल्कि एक संज्ञात्मक निर्णय लेने वाले मॉडल जो होते हैं उसके द्वारा संचालित होती है ना। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, भारत में लोकस्ट फर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी घाट में टिड्डियों की गतिविधि की निगरानी करता है। तीसरा हमारे यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि भारत में लोकस्ट वार्निंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ये टिड्डियों की गतिविधि की निगरानी यहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें करता है, जिससे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में यहाँ पर शामिल है, ना कि पूर्वी घाट, है ना। यहाँ पर पूर्वी घाट बोला तो पूर्वी घाट यहाँ पश्चिमी घाट यहाँ से, पश्चिमी घाट तो ठीक है लेकिन पूर्वी घाट यहाँ से गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ से हमारा पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। गलत पूछा है तो केवल 3 यहाँ से सही होगा। गलत पूछा है तो हमारा तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ से तीसरा या सी, ठीक है। देखो नंबर यहाँ से 1 2 3 में दे रखे हैं, 1 2 3 समझ सकते हो या सी समझ सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन से मतलब है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, एमडेन द्वीप के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। ये चैलेंजर द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। 50 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 50 का आंसर जो हमारा है ये पहला स्टेटमेंट 50 का गलत हो जाएगा क्योंकि फिलीपींस ट्रेंच में एमडन द्वीप, चैलेंजर द्वीप जो हमारा मरियाना ट्रेंच है और होराइजन द्वीप यहाँ पर जो उसके बाद विश्व का तीसरा सबसे गहरा बिंदु है ना, दूसरा नहीं है। एंडेन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित, जिसे गैलेथिया द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगी। पहली गलत है, सेकंड सही है क्योंकि जो हमारे फिलीपींस ट्रेंच है उसमें फिलीपींस ट्रेंच जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में संकीर्ण गहरी समुद्री खाई है जो फिलीपींस सागर के पूर्व में स्थित है, ठीक है। सेकंड हमारे से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 50 का आंसर आंसर हमारा हो जाएगा बी स्टेटमेंट, मतलब केवल दूसरी बात या बी करेक्ट है। 51 है, लकड़बग्गा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। चित्तीदार लकड़बग्गे कुशल परबच्ची और साथ में ही मृत जीवों के बच्चे होते हैं जो सक्रिय रूप से समूह में शिकार करते हैं और ये समानता छल और अन्य जीवों के शिकार में भक्षण करते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इनका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये चित्तीदार लकड़बग्गे कुशल परबच्ची और साथ ही यहाँ पर मृत जीवों के बच्चे होते हैं। लकड़बग्गा हमारा एक हियनडाई जो वंश होता है उससे संबंधित है जो कुत्ते जैसे मांसभक्षी स्तनपायी के रूप में एक समूह होता है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वे परबच्ची के रूप में शाक पक्षी समाविष्ट को नियंत्रित करते हैं और मृत जीवों की जो बच्चे होते हैं उनके रूप में अपन को संचरण को रोकने और पोषक तत्व को पुनःचक्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें हमारी लकड़बग्गे के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 52 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और वे उत्पाद के रूप में केवल जल उत्सर्जित करते हैं। वे बाय सर्किट के माध्यम से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गति के माध्यम से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ये बोले इनमें से कौन सी हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की विशेषता है, हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं की विशेषता इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो इनमें से देखो हाइड्रोजन कोशिका जो ईंधन है उसमें से सभी इसकी विशेषताएं जहाँ तक होंगी क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन सेल ऐसे उपकरण जो हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में जो अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित करके यहाँ पर विद्युत उत्पन्न करते हैं। पहला हमारा सही हो जाएगा।
वे उत्पाद के रूप में केवल जल उत्सर्जित करते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, वे बायो सर्किट के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें हमारे हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के बारे में एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा, क्या पूछा है यहाँ से 52 में पूछा क्या है, कौन सी विशेषता है? तो इसमें तो सभी विशेषता होनी चाहिए कि सभी सही हैं, तो यहाँ पे सभी सही का तो आंसर दिया नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से सभी, ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, यहाँ से सभी होना चाहिए था स्टेटमेंट कि सभी यहाँ पर स्टेटमेंट इसके सही है। बाकी आपको स्टेटमेंट याद रखना कि तीनों बातें हमारी सही है। स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक हो सकता है, बाकी आपको यहाँ पे जो है तो तीनों बातें हमारी इसका 52 की करेक्ट है। 53 नंबर 53 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सैंडी के रीफ दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह में पग आसा द्वीप जो थिटू है उसके पास स्थित है, ठीक है। तो 53 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से होगा, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, टाइक्सियन रीफ सैंडी रीफ का एक हिस्सा है, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि टाइक्सियन रीफ हमारा जो है रीफ सैंडी का एक हिस्सा है। इस रीफ पर चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम सभी अपना दावा करते हैं। तो दोनों बात क्या हो जाएंगी? 53 की करेक्ट है। तो पूछा सही कौन सा होगा? तो 1 और 2, तीसरा या सी करेक्ट है। 54 नंबर है, विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संबंध में विचार करना है आपको। ये स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह होगा, ठीक है। पहला क्या होगा? 54 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे होगा ये करेक्ट है, क्योंकि ये AI संचालित नियंत्रण कक्ष और देश की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली जो होती है उससे सुसज्जित होगा, ठीक है। विंझिजम जो हमारा है ये भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और ये देश का पहला अर्ध स्वचालित भी बंदरगाह माना जाएगा, पहला से हो जाएगा। दूसरा, ये बंदरगाह यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व जोड़ने वाले जो प्रमुख हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग है उसके रणनीतिक रूप में स्थित है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों बात हमारे यहाँ क्या एकदम सही है, जो विंझिजम हमारा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उसके बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 54 का आंसर सी या 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 है, जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित AI प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 1% का योगदान करता है, ठीक है। पहला क्या होगा? 55 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट हमारा जो 55 का ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, AI डेटा केंद्र का जल का उपयोग न्यूनतम होता है और इसका वैश्विक जल संकट में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि AI डेटा केंद्रों में शीतलन के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोला है क्या इसका कोई यहाँ पर इसमें उपयोग नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा, AI हार्डवेयर के निर्माण में दुर्लभ पृथ्वी खनिज की आवश्यकता होती है जिससे वनों की कटाई और मृदा क्षरण जैसी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे से करेक्ट होगा, ठीक है। 1 और 3 क्या है यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 1 और 3 में सी या तीसरा स्टेटमेंट में से हमारा 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये टिड्डे एक्रीडिले कुल से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये जो टिड्डे होते हैं एक्रीडिले कुल से संबंधित हैं। ये तब तक एकांतवासी कीट होते हैं जब तक उनमें समूहीकरण नामक परिवर्तन नहीं आता है। तीसरा, ये सीमा पारी कीट हैं जो अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच यहाँ पर गमन करते हैं। तो कौन सी यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात बता रहा है, सबसे अच्छा वर्णन में से कौन सी प्रजाति का कर रहा है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से ये सबसे अच्छा जो कर रहा है जो डेजर्ट लोकस्ट है, इसका सबसे अच्छी यहाँ पर ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के संबंध में विचार करना है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्यरत है। 2 अन्य प्रमुख निकाय, सामरिक नीतिगत समूह और संयुक्त खुफिया समिति के साथ यहाँ पर मिलकर कार्य करता है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 57 के यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्यरत है। जो अन्य हमारे जो प्रमुख निकाय हैं, सामरिक नीतिगत समूह और यहाँ पर जो हमारे संयुक्त खुफिया समिति, इसके साथ मिलकर ये काम करता है। पहला बात यहाँ से सही हो जाएगी। दूसरी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को बाहरी खतरों के आंतरिक स्थिरता के उभरती जो चुनौतियाँ हैं उसको सलाह दी जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, NSAB मतलब जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, ये संरचना इसकी लचीली और इसमें सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं है तथा इसमें नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर की जाती है।
तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है और तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी या 3, सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में समाचारों में रहे एजेंट ऑरेंज का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया सकता है। ठीक है, देखो जो सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर किया जाएगा वो किया सकता है इसमें, ये हमारा जो वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया एक यहाँ पर विषैला शाकनाशी मिश्रण है। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को क्या वियतनाम जो युद्ध था उसके अंत के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। ठीक है, इस वजह से क्या यहाँ पर न्यूज़ में था ये, तो उसको लेकर यहाँ पर देखा गया था न्यूज़ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से उसका हो जाएगा एजेंट ऑरेंज, को हमारा यहाँ पे जो 58 का बी स्टेटमेंट। आगे देखते हैं 59 है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के संबंध में ये किस संगठन द्वारा जारी की गई है। राइट, ये जो हमारी रिपोर्ट है ये जारी की गई आपकी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हमारी जो है इसके द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई। इसमें चेतावनी दी गई कि अनुमानित हमारी जो पवन क्षमता है इसके द्वारा वर्ष 2030 तक लक्ष्यों में से केवल 77%, ठीक है कितना 77% ही यहाँ पर पूर्ति हो पाएगी, जिससे कि तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के से नीचे मतलब 1.5 डिग्री तक यहाँ पर रखना और नेट जीरो में पेरिस समझौते के संबंध लक्ष्य को पूरा करने में बाधा आएंगे, इसको लेकर यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, इसमें कुल संस्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता की दृष्टि से भारत जो है विश्व का चौथे स्थान पर यहाँ पर है, जिसमें सबसे ऊपर केवल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी है। ठीक है, एक पॉइंट और है जहाँ पर वर्ष 2025 के अनुसार भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक जो राज्य हैं उसमें गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट थे वो आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, किसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ से, इसमें बौद्ध स्थल हैं और यहाँ पर देश दे रखे हैं। ठीक है, बौद्ध स्थल और देश, अंकोर वाट कंबोडिया, बागान अफगान इंडोनेशिया, बोरोबुदुर और थाईलैंड। इनमें देखो देखते हैं पहला जो हमारा बोला स्टेटमेंट यहाँ से ये सही है, क्योंकि यहाँ पर अंकोर वाट विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में खामेर के राजा सूर्यवर्मन द्वारा यहाँ पर द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ये मूल रूप से हिंदू धर्म के भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर कालांतर में बौद्ध धर्म में जो बौद्ध जो मंदिर है उसमें परिवर्तित हो गया और वर्ष 1992 में इसकी यूनेस्को में विश्व धरोहर का यहाँ पर घोषित किया गया था। तो पहला करेक्ट हो जाएगा अंकोर वाट कंबोडिया। ठीक है, दूसरा बागान इंडोनेशिया, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि म्यांमार के यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में बागान को यहाँ पर शामिल किया गया था, ना कि इंडोनेशिया में, तो गलत हो जाएगा। बोरोबुदुर थाईलैंड, ठीक है, बोरोबुदुर जो कि हमारे इंडोनेशिया के मध्य यहाँ पर जावा में स्थित है। ठीक है, तो तीसरा भी हमारे यहाँ से गलत है, ये हमारा बौद्ध स्मारक है। ठीक है, तो ये भी हमारा थाईलैंड नहीं होगा, क्या होगा, इंडोनेशिया में जावा के मध्य स्थित है। तो पूछ रहे सही कौन सा, केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ए या 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है केवल एक, है ना, तो हमारा आंसर ए या 1 यहाँ से सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, स्थायी कार्बनिक जो हमारे प्रदूषक हैं उसके संबंध में आपको विचार करना है। पीओपी मतलब स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत विनियमित किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर इन परिसंकटमय पदार्थ की उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना अथवा प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो क्या होगा 61 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से जो बोल रहा है 61 की ये करेक्ट है। ठीक है, सही बात है। दूसरा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने वर्ष 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर अनुसमर्थन किया था और स्थायी कार्बनिक प्रदूषक में जो पीओपी है उसके विनियमित करने के लिए यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 उसके तहत स्थायी जो हमारी कार्बनिक प्रदूषण है उसको विनियमित करने के लिए 2018 में सूचित किया था। दूसरी बात, एंडोसल्फान एक ज्ञात पीओपी स्वास्थ्य और पर्यावरण इसके लिए प्रतिकूल प्रभाव के कारण यहाँ पर भारत में प्रतिबंधित है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा एंडोसल्फान है ये कई देशों में प्रतिबंधित है, इसके कारण यहाँ पर अंतःस्रावी जो व्यवधान है ये होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश के बाद 2011 में इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा ये भी सही हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, तो 61 का आंसर पूछा है तो सही पूछा है, तो तीसरा या सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 61। 62 देखते हैं, 62 यहाँ से क्लोरपारीफोस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्लोरपारीफोस एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जिसका उपयोग भारत में कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों के लिए यहाँ पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा 62 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कृषि और सार्वजनिक उद्देश्य जो हमारे स्वास्थ्य उद्देश्य है उसके लिए यहाँ पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अत्यधिक खतरनाक यहाँ पर माना है क्योंकि ये कैंसरकारी हो सकता है, यह कैंसरकारी भी है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसे मध्यम रूप से खतरनाक और ईपीए के द्वारा पर संभावित कैंसरकारी रूप में वर्गीकृत किया है और इसके अवशेष उत्पाद जल, रक्त और ब्रेस्ट मिल्क में यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत होगा क्योंकि मध्यम रूप में खतरनाक है, ना कि अत्यधिक खतरनाक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो 62 का हमारा ए स्टेटमेंट या वन स्टेटमेंट सही है। ए का मतलब देखो यहाँ पर ए का मतलब यहाँ 1 लिखा है, बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 लिखा है, तो मैं बता भी दे रहा हूँ बार बार कि ए मतलब 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम अलर्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट जो हमारा सिस्टम अलर्ट से ये लागू किया है। ठीक है, 63 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एक क्लाउड आधारित एआई प्रणाली जो वनों की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा के माध्यम से भूमि उपयोग के परिवर्तन के यहाँ पर पता लगाने के लिए गूगल अर्थ इंजन को उपयोग करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। 63 का तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही पूछा है तो तीसरा या सी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 63 का करेक्ट हो जाएगा। 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देश उज्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। तो बताना कौन सा होगा? देखो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सभी चारों हैं ये सब हमारे क्या है? उज्बेकिस्तान से हमारे सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनकी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पर लगती है। जो एक्स्ट्रा बात हमारी हो गई यहाँ से ये हो जाएगी आपकी ताजिकिस्तान हो गई। ठीक है, ताजिकिस्तान यहाँ पर था, अफगानिस्तान भी था, ठीक है, किर्गिस्तान भी था और कजाकिस्तान ये भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना तुर्कमेनिस्तान भी ऐड करना है इसमें। तो 5 बातें जो हमारी पाँचों हैं यहाँ से सही होंगी, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखे हैं तो चारों यहाँ से करेक्ट हैं। डी या 4 यहाँ से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन करने के संबंध में उनकी आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 65 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, पहली बात यहाँ पर सही बोला क्योंकि आर्टिकल 40 हमारा है राज्य के नीति निर्देशों जो सिद्धांत होता है उसमें राज्य की ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें उचित रूप में सशक्त बनाने का निर्देश देता है। दूसरा, पहला सही है। दूसरा, नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को प्राप्त करने के लिए दिशा में यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की प्रगति का आकलन करने में एक उपकरण होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ना कि यहाँ पर नीति आयोग द्वारा, तो गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ 1 करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ए या पहला यहाँ से सही आंसर है 65। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं। 66 यहाँ से भारत की ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रमाणन प्रणाली है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन प्रणाली के तहत प्रदान किया गया प्रमाण पत्र हस्तांतरण और इसका उपयोग उत्सर्जन में कमी क्रेडिट को दावा करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है क्योंकि देखो इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को क्रम को लेकर ऊर्जा जो हमारी दक्षता ब्यूरो है उसको द्वारा मान्यता प्राप्त करने को कार्बन सत्यापन एजेंसी द्वारा पर सत्यापित किया जाना शामिल होगा। ये प्रमाण पत्र हस्तांतरण न होने के साथ इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है तथा इसमें इसका उपयोग उत्सर्जन की कटौती और क्रेडिट का दावा करने में कभी यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, ये प्रमाणन योजना केवल इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर लागू होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सही हो जाएगा। तीसरा, इस योजना के तहत कांडला पारादीप तुतीकोरिन जैसे बंदरगाह प्रमुख हरित यहाँ पर हाइड्रोजन में निर्यात केंद्र होंगे। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 2 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, पहला गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका बी या 2 बात है जो हमारी है यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य है? ठीक है, आर्कटिक परिषद का सदस्य में से कौन से, तो आपको ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। देखो आर्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर 66 डिग्री, ठीक है, 66 डिग्री और 34 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। इसमें आर्कटिक महासागर और जो जिससे सटे जो हमारे भूभाग हैं वो शामिल होते हैं तथा इसका केंद्र उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, ये कुछ बात थी हमारी आर्कटिक परिषद जो होता है वो क्या होता है। इस क्षेत्र में 8 आर्कटिक राज्यों से क्षेत्र शामिल होते हैं। तो कनाडा, डेनमार्क है ना, इसमें आपका ग्रीनलैंड,
फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मिलकर आर्कटिक परिषद के यहाँ पर गठन करते हैं। आर्कटिक में लगभग 4 मिलियन निवासी रहते हैं, जिसमें लगभग 10वां हिस्सा यहाँ पर स्थानीय लोगों का होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से चारों जो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से हैं ये करेक्ट हो जाएंगे पाँचों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी यहाँ से स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, डी स्टेटमेंट मतलब 1 से लेकर 5 तक सभी करेक्ट हैं, डी या 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 68। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, 68 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे ऐसे इसका गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति की स्थापना मूल रूप से वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद की गई थी, न कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो गलत हो जाएगी। इस समिति का प्रतिवर्ष पुनर्गठन भी किया जाता है। इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और यहाँ पर एकल हस्तांतरण जो वोट होता है उसके माध्यम से, और जबकि 7 सदस्य आपको इसी तरह यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा उसमें यहाँ पर शामिल होते थे। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्या गलत हो गया? इसमें लोकसभा और राज्यसभा से बराबर संख्या में होते हैं, तो गलत है। मैंने आपको बताया कि लोकसभा से आपके 15 और राज्यसभा से आपके 7। ठीक है, तीसरा, पहला आपका गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पर की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समिति का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पर इसे नियुक्त करेगा। सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल 3, मतलब केवल 3 का मतलब तीनों बातों में केवल एक बात हमारे यहाँ से सही है। कौन सी? तीसरी नंबर की। उस तीसरे उससे मतलब नहीं कि कौन से नंबर की है बात, कौन सी कितनी करेक्ट है, सिर्फ एक करेक्ट बात है। तो आंसर केवल एक या ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। 69 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में काम करता है, जो लंबे समय तक वायु में बना रह सकता है और उत्थान शक्ति के लिए यहाँ पर हीलियम का उपयोग करता है। ठीक है, 69 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से बोला है ये करेक्ट है। ठीक है, सही बात बोला है। दूसरा, उपग्रह और वायुयान की तरह स्ट्रेटोस्फेरिक और एयरशिप कभी अक्सर अपनी स्थिति बदलते हुए रहते हैं और ये एक ही क्षेत्र में यहाँ पर लंबे समय तक अपनी उपस्थिति का कायम नहीं रख सकते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि ये उपग्रह जो विमान के विपरीत ये एक विशेष क्षेत्र होते हैं जो ऊपर लंबे समय तक स्थिर रह सकते हैं। विमान के विपरीत, विमान क्या ज़्यादा समय तक ऊपर नहीं रह सकता है, लेकिन इसके विपरीत इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर ज़्यादा समय तक स्थिर रह सकता है, जिससे कि निरंतर निगरानी और संचार की सुविधा भी मिलती रहती है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। पूछे कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो केवल 2, बी हमारे यहाँ से इसका या दूसरे आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान जो हमारा भारतीय संविधान उसका अनुच्छेद 75 जो है 75 है, कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को स्थापित करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाब दे, जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संबंधित लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली उसमें जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। पहला से हो जाएगा। दूसरा, अनुच्छेद 113 में प्रावधान किया गया कि भारत सरकार जो है या फिर सरकार है वो संसद के किसी विधेयक के माध्यम से पूर्व स्वीकृति के बिना कोई व्यय यहाँ पर नहीं कर सकेगी। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 113 है उसमें यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी प्रकार के व्यय तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसे संसद द्वारा विनियोजित या विधेयक के माध्यम से अनुमोदित न किया जाए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें क्या है? करेक्ट है। आंसर 70 का सी या 3 ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 71 यहाँ से मानव विकास जो हमारा HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारी रिपोर्ट है उसके बारे में भारत UNDP द्वारा प्रकाशित वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, 71 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, बात एकदम सही बोला है। दूसरा, मानव विकास सूचकांक HDR की गणना में जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित शिक्षा वर्षों में और प्रति व्यक्ति यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय जो है उसके संकेतों में शामिल होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो UNDP है मानव विकास सूचकांक है ना, इसमें HDR की गणना के लिए यहाँ पर जीवन प्रत्याशा, अपेक्षित शिक्षा के वर्ष, औसत शिक्षा और वर्ष के यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है उसके संकेतों को यहाँ पर मानता जाता है। ठीक है, दोनों बातें क्या है हमारे यहाँ से करेक्ट है, पहला और दूसरा। ठीक है, मानव विकास हमारा जो सूचकांक HDR है उसके बारे में दोनों करेक्ट है। तो सही पूछा है कौन सा होगा? तो 1 और 2 मतलब तीसरा या सी है ना, तीसरा या सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 72 है जाति जनगणना के आधार में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही होगा। अंतिम जाति जनगणना जो राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह है इसके संबंध में 2011 के सामाजिक आर्थिक जो जाति जनगणना थी उसके माध्यम से आयोजित यहाँ पर किया गया था। 72 का क्या होगा?
पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका सही है, क्योंकि वर्ष 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना जो थी उसके माध्यम से यहाँ पर किया गया था, जिसका उद्देश्य होता है कि हमारी जाति जो राष्ट्रीय हमारी जानकारी है उसके साथ परिवारों की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसका आकलन करना। सेकेंड, वर्ष 1941 की जनगणना में जाति डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया था। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, समान जनगणना में जाति जो जनगणना होती है इसके लिए कोई संवैधानिक आदेश नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हालांकि दोनों क्षेत्र हमारा 340 जो है 340 जो है, ठीक है, उसमें पिछड़े वर्गों की पहचान की अनुमति देता है, लेकिन समान जनगणना में जाति की गणना के लिए कोई संवैधानिक यहाँ पर आदेश नहीं है, तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर 72 का हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब डी नंबर है, या तो फोर्थ नंबर बोल सकते हो, फोर्थ या डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का? यहाँ से जो 72 था इसका। 73 देखते हैं। 73 है किसान उत्पादक संगठन FPO के संबंध में आपको विचार करना है। इसकी स्थापना 2008 में वाई की अलग की सिफारिश के आधार पर की गई थी, ठीक है। 73 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, इन्हें केवल कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि इसे FPO को कंपनी अधिनियम 2013, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अथवा भारतीय न्यास जो अधिनियम 1882 के तहत यहाँ पर इसे पंजीकृत कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। FPO को मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों में बड़े जो किसान है उसकी भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे से गलत है, क्योंकि भारत के जो कृषि क्षेत्र में लघु और सीमांत किसान है उसका प्रभुत्व 87% है ना, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, और जो ऋतुनिष्ठ और बाजार जोखिम को सामना करते हैं तथा उनमें उचित जो मूल्य प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर संघर्ष करते हैं। FPO लघु किसान को थोक इनपुट खरीद की सुविधा को लेकर बेहतर जो हमारी सौदाकारी है उसको शक्ति के रूप में यहाँ पर इसे लागत के रूप में सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करता है, ना कि यहाँ पर जो बड़े किसान हैं उनको लेकर के, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 73 का? 73 का आंसर केवल पहला बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, ए या 1। 74, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो गंगा के बाद है ना, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है। दूसरा, सबरी और मंजीरा नदियाँ गोदावरी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियाँ हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि देखो प्रमुख सहायक नदियाँ आपकी पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी बाएं तट की हमारी है, राइट, और प्रवरा, मंजीरा और मनेर जो है हमारी ये दाहिने तट की नदियाँ हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर विश्व की सबसे बड़ी बहुचरण लिफ्ट वाली सिंचाई परियोजना है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 75 देखते हैं। 75 यहाँ से उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को भारत में किसानों की गन्ना खरीदना कानूनी तौर पर अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। 75 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट है। दूसरा, ये गन्ना उद्योग को पुनर्गठन और रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर 2012 पर आधारित है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर आधारित होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीनों बातें क्या है? FRP के बारे में एकदम सही है, तो आंसर डी या 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 75 का। 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद उसके तहत अपशिष्ट से संसाधन पहल बेकार पड़ी सामग्रियों को कला उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला जो हमारे यहाँ पे है 76 का स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2024 तक 3 लाख से अधिक नागरिकों को अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जा चुका है, और 800 से अधिक मूल्यांकन जो हमारी प्रौद्योगिकियाँ हैं उसमें 80 पहल में यहाँ पर उपयोग भी की जा चुकी है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR तंत्र एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को अनेक उत्पाद के साथ यहाँ पर संपूर्ण जीवन चक्र के लेकर उत्तरदायी बनाती है, जिसे संग्रहण पुनर्चक्रण के यहाँ पर निपटारा किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा 76 का? दोनों बातें हमारे यहाँ से सही है, तो आंसर तीसरा या सी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं। 77 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये
पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से, अच्छा स्टेटमेंट नहीं बोला है, यहाँ से बोला है किसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ये हमारी विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल हिमालय की महालंगुर, जो हमारी लंगुर पर्वतमाला श्रेणी है, उसमें नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तीसरा, ये 4 नुकीली जो चोटियाँ हैं उसमें अपने नुकीली पिरामिड के आकार को लेकर प्रसिद्ध है। इसमें से वरुण घाटी स्थित है। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और किसकी व्याख्या बताने कर रहा है। सबसे अच्छी जो बात हमारी व्याख्या करेगा इन चारों में कौन सी किसकी करेगा ये बताना है। तो ये करेगा हमारी माउंट मकालू। ए या 1 यहाँ से करेक्ट होगा। भारत तिब्बत सीमा जो हमारी पुलिस है उसने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू को सफलतापूर्वक यहाँ पर चढ़ाई की है। उसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, तो यहाँ पर ये पूछा गया था, ठीक है। माउंट मकालू जो है वरुण राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जहाँ वरुण घाटी दिखाई देती है, ठीक है। मकालू में 2 प्रमुख सहायक चोटियाँ जो हमारी मकालू फर्स्ट और मकालू 2 ये भी हैं, जो मुख्य शिखर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और वहाँ पर जो माउंट मकालू है ये पहली बार वर्ष 1955 में जीन फ्रेंको के नेतृत्व में फ्रांसीसी अभियान के तहत से चढ़ाई की गई थी। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ से रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 78 को। पहला, नमामि गंगे मिशन के तहत रेड क्राउन जो हमारा रूफ टर्टल है उसको गंगा नदी में पुनः यहाँ पर डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा पहला, तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कछुओं को उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर भंजो भरण के बीतना पर बिजनौर गंगा बैराज के पास यहाँ पर स्थित रामसर साइट जो हैदरपुर वेटलैंड उसमें यहाँ पर छोड़ा गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाल मुकुटधारी कछुआ, ठीक है। पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, ये स्वच्छ जल का कछुआ है जो जियोडाइमेडेड परिवार से संबंधित है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा आंसर करेक्ट है। इसे बंगाल के रूफ टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में मतलब बताया गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 की अनुसूची 1 में, सिटीज का परिशिष्ट 2 में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो सही पूछा है तो 1 और 2, ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है 78 का। ये नहीं समझ लेना आपको 1 या 2 का मतलब A1 वाला, ये A1 मतलब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन में बता दे रहा हूँ A या 1, ठीक है। 79 देखते हैं। 79 है, भारत में निजी सदस्यों के विधेयक को लेकर यहाँ पर विचार करना है। इसमें केवल गैर सरकारी संसद सदस्यों को ही द्वारा प्रस्तुत किया सकता है, ठीक है। 79 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि हमारे जो PMP ऐसे सांसद हैं इनके द्वारा प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव हैं जो मंत्री नहीं हैं, ठीक है, और जिनसे मुद्दे उठाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मामले पर संशोधन को सुझाव देने की सुविधा मिलती है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसका मसौदा संसद के सदस्यों को कम से कम 1 महीने की नोटिस पर तैयार करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, PMB के आमतौर पर संसद में शुक्रवार दोपहर की सीमित सत्रों के दौरान यहाँ पर बहस की जाती है। तीसरा भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 79 का सही पूछा है तो डी या चौथा यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं 79 80 नंबर। 80 नंबर है, रेड एडमिरल बटरफ्लाई के संबंध में को विचार करना है। इसे सर्वप्रथम भारत के हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर्वत श्रृंखला में देखा गया था। 80 का पहला यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 80 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके लार्वा में स्टिंगिंग नेटल पर फीड करते हैं। इसकी पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा है, ठीक है, जिसकी जो पश्चिमी हिमालय में प्रचुरता मात्रा में अधिकता पाई गई है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि ये इसकी जो हमारा लार्वा स्टिंगिंग नेटल है इसकी फीड करते हैं जिसकी हमारी पश्चिम हिमालय में प्रचुरता पाई गई है, अधिकता पाई गई है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं। रेड एडमिरल जो हमारा बटरफ्लाई इसके बारे में, ये प्रजाति विविध पौधों पर फीड करने के कारण पर जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक अनुकूल बताई गई है, और इसके जो आवास हैं इसकी हानि फीड वाले जो पौधे हैं उसकी आबादी को प्रभावित करते हैं, और पर्यावरणीय जो हमारे परिवर्तन है उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो हमारा दोनों बातें यहाँ से 80 की करेक्ट हैं, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा या तीसरा। 81, सातवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सातवाहन अपनी शैलकृत वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कार्ल चैत्य और नासिक विहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं, ठीक है। 81 का क्या होगा, 81 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन अपनी शैलकृत वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कार्ल चैत्य
और नासिक विहार जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल होते हैं। दूसरा, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल के दौरान किया गया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि अमरावती स्तूप का पुनर्निर्माण सातवाहन काल के दौरान यहाँ पर किया गया था, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जटिल मूर्तियों का यहाँ पर अंकन किया गया है। ठीक है, पुनर्निर्माण यहाँ पर किया गया था इनका। ठीक है, इनका निर्माण नहीं किया गया था, इनका पुनर्निर्माण किया गया, तो गलत हो गया। तीसरा, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा प्राकृत थी और उनके शिलालेख ब्राह्मी में लिखे गए थे। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो भी हमारा यूपी पीसीएस एग्जाम में सेम स्टेटमेंट यहाँ से पूछा गया था, और सेम स्टेटमेंट ये दिया हुआ है हमारी जो आर.एस. शर्मा की बुक है, पूरा पर दिया हुआ है, सेम पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हुआ? एक तो पहला और एक तीसरा यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका निर्माण नहीं किया गया, इनका पुनर्निर्माण कराया था इन्होंने। 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर सही पूछा है, तो 2 बातें सही हैं, 2, तो आंसर हमारा 2 या बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 82 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक रात्रिचर प्राणी है जो अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों में से जैसे चीतल, हॉग डियर और जंगली सुअर को खाता है। ठीक है, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो हमारा रहेगा ये सही है, लेकिन बात पूछ रहा है कि किसकी बात इसमें से सही बता रहा है। ठीक है, दूसरा, ये उप सहारा अफ्रीका में पश्चिमी मध्य एशिया के छोटे भागों में यहाँ पर उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण एशिया तक यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है ना? किसी की बात बता रहा है, इसमें से किसकी बता रहा है आपको पता करना है। इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 में संवेदनशील रूप में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तीनों बातें सही हैं, तो किसकी व्याख्या कर रहे हैं ये जो व्याख्या कर रहे हैं हमारे 82 नंबर में, ये कर रहे हैं तेंदुआ की। ठीक है, तेंदुआ यहाँ से हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से ये 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्धचालक की प्रवाहिकता चालक और कुचालक के बीच होती है और इनकी प्रवाहिकता वोल्टेज या विकिरण के संपर्क में आने पर परिवर्तित हो जाती है। 83 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अर्धचालकों का निर्माण अत्यंत स्वच्छ वातावरण और उच्च परिशुद्धता के निर्माण में प्रक्रियाओं की आवश्यकता को रखता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड पे हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, डायोड अर्धचालक के प्रमुख घटक होते हैं जो विद्युत धारा के केवल एक दिशा में प्रवाहित होते रहते हैं और इससे आमतौर पर विद्युत आपूर्ति प्रकाश में व्यवस्था का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि डायोड जो हमारे अर्धचालक हैं इसके प्रमुख घटक होते हैं जो विद्युत धारा के केवल एक दिशा में यहाँ पर प्रवाहित होने देते हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति की प्रणाली के रूप में प्रकाश व्यवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तीनों बातें सही हैं, तो 83 का आंसर 4 या डी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी को 4 बोलते हैं और ए को 1, बी को 2 और सी को 3, इसके टाइप से यहाँ पर दे रखे आंसर ये। ठीक है, 83 हो गया। 84 देखते हैं। 84 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों में से कौन से अधिकार संरक्षित हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा से रहेगा ये, इसमें से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार ये हमारा इसमें रहेगा। दूसरा, संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा 19 आर्टिकल, उसमें संविधान के हमारा उनके तहत यहाँ पर अधिकार में संरक्षित नहीं, अधिकार संरक्षित यहाँ पर ये होंगे, है ना, ये भी होगा। तीसरा, जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुरक्षा, ये यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आगे, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्ति के स्वतंत्रता की विधि को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर वंचित किया सकता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसमें उपबंधित है यहाँ पर। ठीक है, इसमें संरक्षित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा? तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, किसी भी पैसे को अभ्यास करने या किसी व्यवसाय को व्यापार या व्यवसाय करने से रोकने के लिए अधिकार देना, ये भी हमारा इसमें अधिकार में संरक्षित होगा। तो 1, 2 और 4 होंगे। ये तीसरा यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इससे वंचित किया गया है। ठीक है, तो हमारा 1, 2, 4 करेक्ट आंसर है, तो ए हमारे से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए या 1। 85, नगरीय उष्माद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। UHI जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में UHI बोलते हैं इसको। तो देखते हैं इसको। नगरीय उष्माद्वीप UHI का जो जब अपारगम जैसे जो हमारी सतह होती हैं, ये एसफाल्ट और संक्रीट दिन और गर्मी जैसे जो अवशोषित करती हैं और रात में भी धीरे धीरे यहाँ पर उसे छोड़ते हैं, जिससे क्या है, नगरीय तापमान बढ़ जाता है। पहला क्या होगा? पहला सही है। दूसरा UHI का एक प्रमुख परिणाम ऊर्जा की खपत में वृद्धि, क्योंकि उसमें उच्च तापमान शहरी क्षेत्रों में शीतलन की आवश्यकता को बढ़ा देता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि UHI जो है ऊर्जा की खपत में वृद्धि के कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पर नगरीय तापमान में शीतलन की मांग बढ़ाते हैं
और विशेष रूप से वायु में शीतलन की जो ऊर्जा ग्रेड्स है उस पर दबाव डालता है, जिससे क्या है ये ऊर्जा की खपत को कम करने के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा गलत है। ऊंचाई प्रभाव मानवीय गतिविधियों को उत्पन्न गर्मी जैसे वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और वायु शीतलन की प्रणालियों में से बढ़ जाता है। तीसरा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां और वायु शीतलन की प्रणालियों से उत्पन्न मानवीय जो गर्मी है, ऊंचाई के प्रभाव में जो महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, ये गर्मी के स्रोत नगरीय क्षेत्रों को तापमान बढ़ाते हैं, जिससे क्या है ऊंचाई प्रभाव और बढ़ जाता है। तो ये हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। एक सही है और 4 सही है। पहला और चौथा यहाँ से हमारा क्या होगा, सॉरी पहला और तीसरा यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ए, या एक बात यहाँ से हमारी करेक्ट है ये वाली। ठीक है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप से देखो जो हमारा मई मंथ है, ठीक है, मई का जो यहाँ से पार्ट 1 है, इसमें करीब 85 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। पार्ट 2 भी मैं परसों लेके आऊँगा 2 जून तक। ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपके मई के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 जो कराएंगे उसके बाद, राइट। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और भी मैं अभी लेके आ रहा हूँ, जैसे मंथली का करने लेके आ रहा हूँ 15-15 दिन का। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 को लेकर कुछ दिन में मैं डेली का लेके आऊँगा, डेली का और हफ्ते के हिसाब से 7 दिन का करंट अफेयर्स पूरा, और यहाँ से क्वेश्चन भी उसके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा भी प्रोग्राम यहाँ पे चलने वाला है। और मेंस का भी चल रहा है, तो भी आप मेंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये प्रीलिम्स के लिए जो चल रहा है यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, देख सकते हो। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे भी जुड़ के पूछ सकते हो, राइट। बाकी और अच्छा लगेगा तो लोगों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।